वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग स्टैटिक्स के अंतर्गत सेंटर टेंडेंसी, डेविएशन, कोरिलेशन देख चुके हैं। आगे हम लोग उसी में एक टॉपिक है एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को देखते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं एनपीसी, सामान्य संभाव्यता वक्र के नाम से जानते हैं इसको हम लोग। ये सामान्य संभाव्यता वक्र होता क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि यदि खासकर एक चीज़ हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये अनुसंधान के क्षेत्र में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक्स पोर्शन के अंतर्गत। और किसी भी रिसर्च में जब डाटा को हम लोग एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस में इसकी काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। यह एक्चुअल में जो है एक आदर्श के रूप में लेके चला जाता है। ये डाटा जो है, कोई भी अगर हमें जो डाटा मिलता है उस डाटा के आधार पर बनाया जाता है। डाटा मीन्स आंकड़े, प्रदत्त और प्राप्तांक। स्टैटिक्स में इन शब्दों की हम काफ़ी चर्चा किए हुए हैं। तो अगर किसी समष्टि, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी समष्टि या पॉपुलेशन शब्द यूज कर सकते हैं, समष्टि से एक लार्ज सैंपल मिले, यदि किसी समष्टि से अगर हम एक लार्ज सैंपल लेते हैं, ये समष्टि है, ये होल पॉपुलेशन शब्द भी इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, समष्टि या होल पॉपुलेशन। अगर किसी समष्टि से प्राप्त बृहत न्यायदर्श या प्रतिदर्श, बहुत सारे नए नए शब्द मिलेंगे, न्यायदर्श या प्रतिदर्श, कि किसी योग्यता से जो डाटा मिलता है, आंकड़े मिलता है या जो प्राप्तांक मिलता है, उस प्राप्तांकों को फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। यदि किसी समष्टि के बृहत न्यायदर्श की किसी योग्यता, यानी कोई न कोई एबिलिटी की बात कर रहा है, उससे प्राप्त आंकड़ों को अगर हम एक्स एक्सिस पे प्राप्त आंकड़ों को अगर हम इसे एक्स एक्सिस रखें और इसे वाई एक्सिस बोले, प्राप्त आंकड़ों को किसी समष्टि के बृहत न्यायदर्श से किसी विशेषता से जो प्राप्त आंकड़े हैं उनको हम लोग आंकड़े, प्रदत्त या प्राप्तांक को एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्राप्तांक। प्राप्तांक को एक्स एक्सिस पे और उनकी आवृत्ति को, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। तो इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आवृत्ति बहुभुज, ये नया शब्द होगा, हम लोग इसको जो है डाटा रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे डिटेल में। फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आवृत्ति बहुभुज। जो आकृति बनती है, इसका शेप जो है वेल शेप्ड होता है, घंटाकार होता है। इसको जो है हम लोग सामान्य संभाव्यता वक्र के नाम से जानते हैं। प्रारंभ में इसकी खोज की जो देन है गास महोदय का है और आगे चल करके उन्होंने इसको नॉर्मल कर्व के नाम से बताया था और आगे चल के इब्राहिम डी माइवर ने इसको जो है सामान्य संभाव्यता वक्र या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के नाम से बताया है। तो ये हमारा है एनपीसी का ग्राफ, यहीं से स्टार्ट होता है। हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जो एनपीसी का ग्राफ है, हाँ, एक शुरुआत में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे समष्टि क्या होता है, न्यायदर्श क्या होता है, बिल्कुल हल्का सा एक आउटलाइन देना चाहेंगे। इसको जब हम लोग रिसर्च का टॉपिक शुरू करेंगे तो सैम्पलिंग वगैरह और ये समष्टि या होल पॉपुलेशन को हम लोग ठीक से समझेंगे। जैसे हम लोग समष्टि, जब कहीं रिसर्च होता है, रिसर्च के दौरान जैसे हम रिसर्च का एक टॉपिक ले लें कि यूपी के सारे महाविद्यालयों के बच्चों
से अगर उनके प्राप्तांक को, या स्पेसिफिक किसी एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि यूपी, जो पूरा यूपी है, इसमें जितने भी महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों में अगर हम बीएड संकाय के बच्चों की बात करते हैं, उनके प्राप्तांकों को अगर हम उनकी विशेषता लेते हैं, यानी उन विशेषताओं का हम अगर मीन, मीडियन, मोड, सेंटर टेंडेंसी निकाल लें, उनका डेविएशन निकाल लें और उनकी किसी विशेषता को जानना चाहें, खासकर उनके विशेषता यानी हम लोग प्राप्तांकों को लिए हैं, समष्टि हो गया। समष्टि में क्या आ गया? यूपी के सभी महाविद्यालयों के बीएड करने वाले छात्र, ये बहुत बड़ी संख्या होगी, इसी को हम लोग समष्टि कहेंगे। उनकी एक योग्यता, उनके प्राप्तांकों को हम लोग लेते हैं, इस समष्टि से कुछ का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सबको नहीं ले रहे हैं। इसमें हम वही न्यायादर्श में वही डाटा को रखेंगे, उन्हीं को रखेंगे जो इनकी विशेषताओं को धारित करता हो। न्यायादर्श या सैंपल वही होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग दुकान पे जाते हैं चावल लेने, जब चावल लेने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, एक मुट्ठी चावल या कटोरी में 5-6 टाइप का चावल रखा रहता है, उसमें से कहता है हमारे पास यही चावल है, आप इसी वैरायटी के चावल है, बाकी जो अंदर हमारे स्टोर में है वो सारी विशेषताएं उनमें है, तो वो सैंपल हम कहते हैं। हम लोग सैंपल के रूप में ले लिए कि हर कॉलेज से अगर सिर्फ हम एक एक बच्चे को चूज करें या क्लास के प्रतिनिधि को चूज के लाएं, वो हमारे सैंपल हो जाएंगे। ये भी लार्ज होगा, ये बृहत न्यायादर्श होगा। समष्टि तो बहुत बड़ा है, इसको यूनिवर्स भी कह सकते हैं, होल पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको हम लोग समष्ट या समष्टि के नाम से जानते हैं। इससे जो प्राप्तांक है या जो डाटा है, इस डाटा को अगर हम एक्स एक्सिस पे रखें और इनकी फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे रखते हैं, तो इस तरह से जो बना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, जो आवृत्ति बहुभुज है, उसका आकार घंटाकार होता है और इसी को हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य संभाव्यता वक्र के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर है? तो आगे हम लोग एनपीसी की कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, एनपीसी की विशेषताएं क्या होती हैं। आइए, अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है, इसको हम लोग डाटा रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। हल्का सा एक हम आपको ओवरऑल व्यू दे देते हैं कि हम लोग ये सी आई जो लिए हैं ये फ्रीक्वेंसी है। इसको हम लोग अगर मान लें कि 90 to 100 अगर ले लें, 91 to 100, 81, 71, 61, 51, 41, 31, 21, 11, 0, ये 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। हम लोग देखेंगे 3, 3, 6, 3, 9, यानी बीच का ले लें। यहाँ अगर हम 5 रखें, 4, 3, 2, 1 और नीचे 4, 3, 2, 1। अगर ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये सिंपल हम थोड़ा सा एक समझाने के लिए लिए हैं कि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है। डिटेल में हम लोग इसको जो है डाटा रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। बहुत सारे होते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, हिस्टोग्राम है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है और एक परसेंटाइल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जिसे ओजाइब के नाम से जानते हैं, और एक पाई डायग्राम बनता है। इन सब की चर्चा हम लोग डाटा रिप्रेजेंटेशन में करेंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे अगर ये कोई डाटा दिया, इस डाटा को जो है, ये ग्रुप डाटा है, इसको हम लोग अगर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो हम लोग इसमें करते क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आवृत्ति बहुभुज। तो हम लोग इसका मिड पॉइंट निकालते हैं क्लास इंटरवल का। मिड पॉइंट क्या मिलेगा, 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, 25, 15 और 5। ये जो क्लास इंटरवल है इसका मध्य बिंदु मिल जाएगा। हम इन मध्य बिंदुओं पे ही इनकी फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं। आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे मान लें 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95।
हम थोड़ा सा समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये डाटा है हमारा या प्राप्तांक है, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी को रख लेंगे 1 2 3 4 5, हम लोग 5 इस तरह से रखे हैं। हम लोग देखेंगे कि जो मध्य बिंदु है, इस जो क्लास इंटरवल दिया है इसका 5, इस 5 पे फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, इस क्लास इंटरवल का मध्य बिंदु 5, हम इसी पे दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी 1 है। 15 पे क्या मिला हमें, फ्रीक्वेंसी 2 मिला। 25 पे 3, 35 पे 4, 45 पे 5, 55 पे 4, 3 2 1। अब इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं, इन बिंदुओं को इस तरह से मिला देते हैं, तो इस तरह की जो आकृति बनती है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। डिटेल में हम लोग इसको डाटा रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीसी को देखते हैं। ये थोड़ा सा हम आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन समझाने का प्रयास किए हैं। तो हम लोग देखेंगे एनपीसी की विशेषताएं। फिर से हम एनपीसी को एक बार चर्चा कर दे रहे हैं। किसी लार्ज समष्टि से कोई अगर बृहत न्यायादर्श प्राप्त होता है, उस बृहत न्यायादर्श की किसी विशेष योग्यता से प्राप्त डाटा को अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे दिखाते हैं, तो इस तरह का बना आवृत्ति बहुभुज घंटाकार होता है। इसी को हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य संभाव्यता वक्र के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इसकी विशेषताओं को देखते हैं। पहली विशेषता, इसका आकार कैसा है, घंटाकार। आप देख रहे हैं इसकी आकृति किस तरह की दिख रही है, घंटी की तरह से दिख रही है। क्लियर है। इसकी दूसरी विशेषता, एनपीसी, यहाँ से देखिए ये ओरिजिन था, ये 1, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये अगर हम लोग इसे 100 माने, ध्यान दीजिएगा, ये डाटा इसको बार कोड में दिखाया जाता है। ग्राफ चार्ट आप देखे होंगे जनरली। तो जो इसका मीन मीडियन मोड होता है, एवरेज 50 है, यानी यहाँ से 50% डाटा नीचे और 50% ऊपर होते हैं। यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड तीनों सेम होता है। यानी एनपीसी की जो अगली विशेषता है कि एनपीसी का मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक तीनों इक्वल होता है, और वो कहाँ होता है, बिल्कुल मध्य में होता है। और वहाँ से हमारा जो ग्राफ दिखेगा आपको 2 पोर्शन में दिखेगा, आधा ठीक नीचे और आधा ठीक ऊपर, यानी ये मैक्सिमम डाटा की तरफ जा रहा है। ये अगर हम बीएड के बच्चों के प्राप्तांक को ही लेते हैं तो ये 0%, 10%, 20, 30, 40, 50 to 100 तक दिया है। ये पीक पॉइंट पे है, ये पीक पॉइंट है इसका, और ये मध्य में हमारा क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड, और तीनों इक्वल होता है। ये इसकी सेकंड विशेषता है, यानी मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही बिंदु पे पाया जाता है, और वो कहाँ होता है, एवरेज होता है हमारा। ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि जो ये लाइन हम लोग मीन, मीडियन, मोड का डाले हैं, इससे ठीक आधा प्राप्तांक इधर है और ठीक आधा प्राप्तांक इसके अपोजिट है। अगर हम कहें तो इधर वाले पोर्शन को उठा के यहाँ से इधर चिपकाए तो हुबहू उसी पे जाके सिमट जाएगा। इस चीज़ को हम लोग तीसरी विशेषता बाई लेटरल सिमेट्री के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्ण द्विपार्श्व सममिता कहते हैं। तो ये 3 विशेषता हुई। पहली घंटाकार होती है एनपीसी की आकृति, दूसरी मीन, मीडियन, मोड तीनों सेम होता है, तीसरी इसमें बाईलेटरल सिमेट्री होती है, यानी अगर हम इसके मध्य से देखें, इधर के पोर्शन को इधर लाएं या इधर के इधर ले जाएं, तो दोनों बिल्कुल इक्वल होगा, बिल्कुल एक दूसरे पे चिपक जाएगा। या इसको हम लोग मिरर इमेज के रूप में भी कह सकते हैं कि इधर का मिरर इमेज इधर का है। इस चीज़ को हम लोग पूर्ण द्विपार्श्व सममिता या बाईलेटरल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। एनपीसी की जो अगली विशेषता है, चौथी, क्वार्टाइल, चतुर्थक, यानी जो चतुर्थक होते हैं, हम लोग डेविएशन में देखे थे कि तृतीय चतुर्थक, प्रथम चतुर्थक या क्यू निकाले थे, Q = Q3 - Q1।
हम उनके बीच के रिलेशन को देखेंगे कि वो कैसा होता है, और वो Q3 माइनस मिड, आइए लिख के दिखाते हैं आपको। Q3 माइनस मिड, Q3 क्या है? वितरण का वह बिंदु जिसके नीचे 75% प्राप्तांक पाए जाते हैं, और मिड क्या है? वितरण का वह बिंदु जिसके नीचे 50% प्राप्तांक होते हैं। इसको हम लोग ग्राफ से देखते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा। ये देखिए, ये क्या मिलता है हम लोगों को? मिड मिलता है। और ये क्या है? Q3 है। और ये क्या है? Q1 है। हम लोग जानते हैं कि किसी वितरण का Q1 वह बिंदु होता है जिसके नीचे 25% प्राप्तांक होते हैं। मिड क्या होता है? किसी वितरण का वह बिंदु होता है जिसके नीचे 50% प्राप्तांक होते हैं। और Q3 वितरण का वह बिंदु जिसके नीचे 75% प्राप्तांक होते हैं। यानी इसके बीच की दूरी और मिड से Q1 के बीच की दूरी सेम होती है, और वह किसके बराबर होती है? चतुर्थक विचलन के बराबर होती है। यानी Q3 माइनस Q1 इक्वल टू मिड माइनस Q1 इक्वल टू Q, और इसमें अगर कोई त्रुटि आती है तो उसको हम लोग प्रॉब्लम एरर के नाम से जानते हैं, PE। ये इसकी चौथी विशेषता है। आइए हम लोग इसकी अगली विशेषता को देखते हैं, पांचवी विशेषता एनपीसी की। एनपीसी की जो पांचवी विशेषता होती है, आप देखेंगे जो हाईएस्ट ऑर्डिनेट हम लोग इसको बोलते हैं, यह कितना होता है, यह नंबर ऑफ डाटा पे डिपेंड करता है। ये जो पांचवी विशेषता है इसका हाईएस्ट ऑर्डिनेट, यह टोटल नंबर ऑफ डाटा n इंटू 0.3989 के बराबर होता है। अगर हमें, जाहिर सी बात है, किसी समष्टि से होल पॉपुलेशन से जो न्यायादर्श सैंपल मिला है हमें, तो उसमें नंबर ऑफ डाटा तो फिक्स होगा। जो नंबर ऑफ डाटा होगा उसमें अगर 0.3989 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिस्टेंस हमें पता चल जाता है। ये एनपीसी की जो है चौथी विशेषता है। आइए हम लोग अगली विशेषता देख लेते हैं, 6। ये एरिया, क्षेत्रफल को बताएगा कि कितने परसेंट जो है डाटा, खासकर ये एक आता है, हम लोग प्राप्तांकों का व्याख्या जब देखते हैं तो उसमें जो मूल प्राप्तांक और व्युत्क्रम प्राप्तांक होते हैं उसके आधार पे भी देखा जाता है। उसी में एक आता है जेड स्कोर, या इसको हम लोग सिग्मा स्कोर के नाम से भी जानते हैं। इसकी वैल्यू होती है x माइनस एम बाई रो। x ये छोटा सा फार्मूला है, x जो है हमारा मूल प्राप्तांक होता है। इन प्राप्तांकों से ये क्या मिला है? मीन, और ये क्या है? एच डी है, सिग्मा। इसी से निकालते हैं हम सिग्मा प्राप्तांक। सिग्मा प्राप्तांक हम इस ग्राफ पे बना के समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? ये देखिए, ये हमारा 0 सिग्मा स्कोर है, मध्य में मीन मीडियन मोड जहाँ पाया जाता है। ये +1 सिग्मा, +1 to -1 सिग्मा के बीच में जो है 68.26% प्राप्तांक पाए जाते हैं। ये +1 to - सिग्मा हम लोग इससे निकालते हैं, प्राप्तांकों के मध्यमान में हम लोग अगर एच डी से डिवाइड करते हैं तो सिग्मा स्कोर या जेड स्कोर निकलता है। यानी यहाँ पे आता है +1 सिग्मा, और यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को -1 सिग्मा। इसके बीच में जो प्राप्तांक हैं ये कितने हैं? 68.26%। यानी हम कह सकते हैं +1 to -1 के बीच में टोटल कितने प्राप्तांक हैं? तो 68.26% प्राप्तांक होते हैं। इसी तरह से +2 to -2 सिग्मा के बीच में 95.44% प्राप्तांक होते हैं। +2 to -2 सिग्मा के बीच में 95.44% प्राप्तांक होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो -2 सिग्मा, और ये आएगा +2 सिग्मा। यानी इसके बीच में जो प्राप्तांक होंगे यहाँ से यहाँ तक, -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच में कितना होगा?
95.44% प्राप्तांक है। क्लियर है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं +3 to -3 सिग्मा के बीच में 99.74% प्राप्तांक होते हैं। यानी अगर हम यहाँ +3 सिग्मा और यहाँ पे -3 सिग्मा को रखें, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में 99.74% प्राप्तांक होते हैं। ये एरिया के हिसाब से हम लोग परसेंटेज को देखते हैं। ये हमारे एनपीसी की विशेषता होती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह टोटली हाइपोथेटिकल होता है। एक्चुअल में अगर हमें कोई समष्टि है, उस समष्टि से जो सैंपल लेते हैं, उन सैंपल से किसी विशेषता से जो हम लोग आंकड़ों को प्राप्त करते हैं, एक्चुअल में इस तरह का ग्राफ नहीं बनता है। यह हम लोग आदर्श ग्राफ मान के चलते हैं कि ये सबसे बेटर है। ये था हम लोगों का एरिया, एक विशेषता था। आगे हम लोग देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डिनेट। हाँ, अब हम लोग इसमें जो है 7वीं विशेषता को देखते हैं। हम लोग क्वार्टाइल और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन कैसा होता है एनपीसी का, इसको देखते हैं। Q इक्वल टू 0.6745 सिग्मा। ध्यान रखेंगे, एनपीसी की जो अगली विशेषता है, क्वार्टाइल बराबर होता है रो के अगर उसमें 0.6745 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी चीज़ को हम लोग चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1.482 Q। ये एनपीसी की अगली विशेषता है। तो इस तरह से हम लोग 7 कैरेक्टरिस्टिक को देखे हैं। हम लोग अगला कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। बोर्ड पे जगह कम है, हम यहाँ पे 8वीं विशेषता को लिख देते हैं। आठवीं विशेषता पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए हम लोग ग्राफ में देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे उत्तल लेंस के तरह से उभरा हुआ है और यहाँ पे भी उत्तल लेंस के तरह से उभरा हुआ है। किस तरह से? उत्तल लेंस के तरह से। और यहाँ पिक पॉइंट पे देखेंगे तो किस तरह का है? चपटा हुआ है अंदर के तरफ। ये अवतल लेंस के तरह से चपटा हुआ है। ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ये हमारा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9वीं विशेषता। देखिए एनपीसी का हम लोग इक्वेशन को देख लेते हैं कि एनपीसी का इक्वेशन क्या होता है। पहले इक्वेशन ऑफ एनपीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू n बाई रो अंडर रूट 2 पाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रो स्क्वायर। ये हम लोगों का एनपीसी का इक्वेशन होता है। इसमें देखते हैं y इक्वल टू n बाई रो अंडर रूट 2 पाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रो स्क्वायर। n टोटल नंबर ऑफ डाटा, पाई की वैल्यू आप जानते हैं, रो एसडी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। बचा हम लोगों का y और x। ये x क्या है पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। x इक्वल टू कैपिटल X माइनस m। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X माइनस m। स्मॉल x क्या है? डाटा है। इस डाटा से हम लोग क्या निकाले? मीन। जब मीन निकाले और मीन से डाटा को घटाए तो क्या मिला? डेविएशन। ये डेविएशन है। क्लियर है? x क्या है? डेविएशन को शो कर रहा है। और ये y क्या होगा? x बिंदु पे जो हमारा डाटा है, सपोज कर ले इस बिंदु पे y की वैल्यू कितनी होगी, ये y की वैल्यू कितनी होगी, ये दिखाता है हमारे इक्वेशन से। अगर हम हर एक पॉइंट पे x पे अगर हम डेविएशन को निकालते जाएं
और इस फार्मूले में पुटअप करके y की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये हाईएस्ट आर्डिनेट का पता चल जाएगा कि कितना आर्डिनेट ये शो कर रहा है। क्लियर है। अगली विशेषता हम लोग देख लेते हैं। दो चीज़ और बचा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, उसको हम लिख ही देते हैं। कितना तक हुआ है? 8, 9। 9वीं विशेषता है इस एनपीसी का जो है स्क्यूनेस जो है 0 होता है। क्यों होता है? ये डाइवर्जेंस की वजह से होता है। इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। काउंटिंग में हम लोग सोचे हैं कि सबको देख लें। सॉरी 9 था, ये 10 हुआ। और 11वीं विशेषता हमारी हो गई कर्टोसिस। ये नया शब्द आपको मिलेगा, इसको हिंदी में ककुदता के नाम से जानते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है 0.263 होती है। तो इस तरह से हम लोग एनपीसी की लगभग सभी विशेषताओं को देखने का प्रयास किए हैं। एक बार इसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है? जब किसी समष्टि से कोई बृहत न्यायादर्श की किसी विशेष योग्यता से प्राप्त आंकड़ों को एक्स एक्सिस पे और उनकी फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे दिखाते हैं, तो इस तरह से बना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की जो आकृति होती है वो घंटाकार होती है। यह इसकी पहली विशेषता है। एनपीसी में मीन, मीडियन, मोड तीनों एक ही बिंदु पे पाया जाता है। इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी पूर्ण द्विपार्श्व सममिता का गुण या मिरर इमेज होता है इसके मध्य से। अगर हम देखते हैं तो हम लोग क्वार्टाइल में देखे हैं कि Q3 माइनस मिड इक्वल टू मिड माइनस Q1 इक्वल टू Q इक्वल टू प्रॉब्लम इरर के बराबर होता है। हाईएस्ट ऑर्डिनेट को देखें हैं कि टोटल नंबर ऑफ डाटा में अगर हम 0.3989 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हाईएस्ट ऑर्डिनेट का पता चल जाता है कि कितना है। फिर हम लोग एरिया को देखें, सिग्मा स्कोर या जेड स्कोर से निकालें x माइनस एम बाई रो, तो +1 to -1 के बीच में 68.26% प्राप्तांक होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं +1 to -1 सिग्मा के बीच में 68.26 प्राप्तांक होते हैं। +2 सिग्मा टू -2 सिग्मा के बीच में 95.44% प्राप्तांक होते हैं। और +3 to -3 सिग्मा के बीच में जो है 99.97% प्राप्तांक होते हैं। हम लोग डाइवर्जेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये डाइवर्जेंस क्या है, इसकी थोड़ा सा हम चर्चा कर देना चाहेंगे। डाइवर्जेंस के वजह से या विचलन के वजह से एनपीसी पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग देख लें थोड़ा सा। डाइवर्जेंस ऑफ एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जो डाइवर्जेंस, जो फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन से मतलब ये है कि ये जो डाटा हम लोग ले रहे हैं किसी समष्टि के न्यायादर्श से, उसमें न्यायादर्श में जो आंकड़े बिल्कुल आदर्श नहीं मिलते हैं, कहीं न कहीं हल्का सा फ्लक्चुएशन होता है। उस आधार पे क्या असर पड़ता है? तो पहला आता है विषमता गुणांक, जिसको हम लोग स्क्यूनेस के नाम से जानते हैं। और जो इसका स्क्यूनेस का फार्मूला होता है, शॉर्ट में इसको हम लोग एस के नाम से लिखते हैं, 3 मीन माइनस मिड बाई रो। आप देखे हैं इसके पहले एनपीसी की विशेषता में कि मीन, मीडियन, मोड एक ही बिंदु पे पाया जाता है। यानी m में से अगर मीन में से मिड को घटाते हैं तो क्या मिलेगा? जब दोनों एक ही वैल्यू रहेगा तो 0 हो जाएगा। इस वजह से एनपीसी का जो है स्क्यूनेस क्या मिला था हम लोगों को? 0 मिला था। क्लियर है। इसका एक और फार्मूला होता है, उसको भी चाहे तो लिख सकते हैं, P90 + P10 बाई 2 माइनस P50। ये इसका दूसरी विशेषता, दूसरा फार्मूला है स्क्यूनेस का, एस के इक्वल टू। देखिए स्क्यूनेस जो है 2 प्रकार का होता है। स्क्यूनेस 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस, टाइप ऑफ स्क्यूनेस की बात कर रहे हैं। स्क्यूनेस कितने तरह का हो सकता है? 2 तरह का हो सकता है। एक होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस और दूसरा होता है निगेटिव स्क्यूनेस। ये पॉजिटिव स्क्यूनेस और निगेटिव स्क्यूनेस क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इस ग्राफ को मिटाते हैं, ये ग्राफ से ही क्लियर होगा। पॉजिटिव स्क्यूनेस को देखते हैं हम लोग। अगर ग्राफ पे जो डाटा मिला है, इस डाटा का
इस तरह से फिगर बने। हम लोग यहाँ देखते हैं बाएं तरफ, ये बायां तरफ है और ये दायां है ग्राफ का। हम लोग देखते हैं कि जो मिड होता है और जो मीन होता है, मीन जो है, मध्यमान जो है, हमेशा मिड से बाएं तरफ होता है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से ग्राफ काफ़ी धीरे धीरे स्लोप आकृति में गिरा हुआ है। इसमें होता यह है कि स्टार्ट में, या अगर हम प्राप्तांकों की बात कर रहे थे तो यहाँ पे जो प्राप्तांक हैं वह कम है, मैक्सिमम मिड से आगे या मिड से आगे इनका झुकाव ज़्यादा है। यानी डाटा, अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं सिंपल सी, कि अगर हम देखें कि किसी विद्यालय में बच्चों का जो परसेंटेज हो तो स्टार्ट में कम हो, स्टार्ट यानी 0 से लेकर 50 तक कम हो, और 50 से ऊपर 50% से ऊपर हम लोग देखते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे हों। ये हमारा निगेटिव स्क्यूनेस का एग्जाम्पल है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, ये हम लोगों का पॉजिटिव स्क्यूनेस का ग्राफ बनता है। यहाँ पे देखते हैं तो ये बायां पोर्शन है और ये दायां पोर्शन है। यहाँ पे देखते हैं कि मीन जो है हम लोगों का मिड से, यहाँ पे देखेंगे कि मिड जो है बाहर साइड होगा, नहीं सॉरी, मीन जो है यहाँ दाहिने तरफ होगा और मिड जो है मीन के बाएं तरफ हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये पॉजिटिव स्क्यूनेस का एग्जांपल है। यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम मीन देखें, यानी किसी क्लास में बच्चों के परसेंटेज की बात करें तो 0 से लेकर 50% के बीच में काफ़ी ज़्यादा बच्चे हों और 50% से ऊपर कम हो, या धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्राफ आगे की तरफ काफ़ी स्लोप लेके गिरता हुआ जा रहा है, और यहाँ पे शिखर के तरह से ऊपर चढ़ा है और फिर धीरे धीरे ग्राफ नीचे गिरा हुआ है। ये हमारा स्क्यूनेस है, यह प्राप्तांकों के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो विचलन आ जाता है उस आधार पे बनता है। तो एक जो है डाइवर्जेंस में हम लोग देखे हैं, डाइवर्जेंस में हम लोग एक देखे हैं स्क्यूनेस, हिंदी में इसको हम लोग विषमता गुणांक के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा होता है उसको भी हम लोग लगे याद देख लेते हैं। दूसरा होता है कर्टोसिस, हिंदी में इसको हम लोग ककुदता के नाम से जानते हैं। ये ककुदता क्या होता है, जब हम लोग ग्राफ पे देखते हैं, जब कभी प्राप्तांक अचानक बीच में उभरा हुआ हो, या जो एनपीसी का ग्राफ जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारा बनता है बीच में काफ़ी उठा हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि प्राप्तांक जो है डाटा मध्य में ज़्यादा हैं। ये फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा था और ये डाटा को दिखा रहा था एक्स एक्सिस पे, और ये वाई एक्सिस है। क्लियर है, यहाँ पे ज़्यादा डाटा दिखा रहा है। या हम लोग देखें कि एक नॉर्मल बनाओ, जो हमारा एनपीसी का ग्राफ था उस तरह से, ये इसकी एनपीसी की एक ये भी विशेषता होती है, उसका कर्टोसिस कितना होता है ये भी क्लियर होता है। और एक होता है इस तरह से ग्राफ, तो ये जो कर्टोसिस होता है ये 3 टाइप का होता है, यल एम पी। यहाँ पे देखेंगे यल एम पी, इसको हम लिख देते हैं लेप्टोकर्टिस, मेसोकर्टोसिस और प्लेटोकर्टोसिस। हम लोग देखेंगे जब ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है यह बीच में काफ़ी उठा हुआ हो, काफ़ी शिखरीय हो, तो वह हमारा लेप्टोकर्टिस होता है। अगर मध्य नॉर्मल हो, यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की विशेषता को धारण करता हो, तो उसे हम लोग मेसोकर्टिस बोलते हैं। मेसोकर्टिस एनपीसी का एक एग्जाम्पल है। और फिर जो चपटा हुआ हो काफ़ी, वो हमारा प्लेटोकर्टिस होता है। इसका जो फार्मूला था कर्टोसिस का हम लोग लिखे थे 3
मीन माइनस मिड बाई रो। सॉरी, ये यहाँ नहीं है, ये तो इस क्यूनेस का था। इसका होता है Q बाई P90 माइनस P10। ये क्या है? कर्टोसिस का फार्मूला होता है। Q तो पता है आपको, क्वार्टाइल डेविएशन है, Q3 माइनस Q1/2। P90 और P10 दो नए टर्म आए हैं, इसको हम आपको बता देना चाहेंगे कि P90 किसी वितरण का वह बिंदु होता है जिसके नीचे 50% प्राप्तांक होते हैं। P यानी परसेंटाइल की बात कर रहा है, और P10 किसी वितरण का वह बिंदु, P10 की बात कर रहे हैं, किसी वितरण का वह बिंदु जिसके नीचे 10% प्राप्तांक पाए जाते हों। तो अगर ये हमारा कर्टोसिस का जो है एग्जाम्पल है, KU से लिखते हैं शॉर्ट में, ये कितना आता है 0.263। अगर NPC की कर्टोसिस की बात करें तो आता है 0.263, और ये कौन सा होता है? मेसोकर्टिस होता है। क्लियर है? इस तरह से हम लोग NPC की विशेषताओं को देखने का प्रयास किए हैं। आगे हम लोग इसमें थोड़ा सा एक चीज़ की हम चर्चा कर देना चाहेंगे कि अगर NPC जो हम लोग ग्राफ देख रहे थे यहाँ पे, और ये -1 -2 -3 सिग्मा और +1 सिग्मा +2 सिग्मा और +3 सिग्मा, इस पे NPC के क्वेश्चन बनते हैं, जो इसमें हम आपको बताए थे +1 to -1 के बीच में 68.26% प्राप्तांक होता है, +2 to -2 के बीच में 95.44% प्राप्तांक होता है, और +3 to -3 के बीच में 99.974% प्राप्तांक होता है। इस पे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं कि अगर दे दे कि किसी वितरण का, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन अगर 25 है और उसका SD 5 है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि 26 स्कोर से एबव कितने % प्राप्तांक हैं। इसको हम लोग इस ग्राफ से निकालते हैं। या ये दे दे कि 20 से बिलो कितने % प्राप्तांक हैं, या इस तरह से कर दे कि 23 to 29 के बीच में कितने % प्राप्तांक हैं। इसको हम लोग NPC ग्राफ से निकालते हैं। बहुत सिंपल होता है, जो हम लोग जेड स्कोर का फार्मूला देखे थे x - m/ρ, उसी के थ्रू, और जो ये डाटा है +1 to -1 +2 to -2 +3 to -3 सिग्मा के जो प्राप्तांक थे 68.26, 95.44 और 99.74 से था, उसी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हम लोगों का था इस तरह से NPC की विशेषताएं। अगर हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। फर्दर हम लोग पूरा रिसर्च का टॉपिक देखेंगे। व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या है, टाइप ऑफ रिसर्च को देखेंगे। इसी में हम लोग सैम्पलिंग को देखेंगे, हाइपोथेसिस देखेंगे, वेरिएबल को देखेंगे, डाटा रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। बहुत सारे टॉपिक आएंगे धीरे धीरे। इस तरह से हम लोग NPC की विशेषताओं को देखे हैं। हमारा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।